हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम चलते हैं एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक, जो कि बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बनती है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बनती है, बट ये बहुत बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल लेवल पे इसमें लगभग दुनिया की लगभग सारी कंट्रियां भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और आपके एग्जाम में चाहे आप कोई सी भी एग्जाम देते हो, किसी भी लेवल के एग्जाम देते हो, इससे क्वेश्चन आना बनता ही है, क्योंकि एक दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस तो बनता है ना आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए उसको हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले तो हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में, ये कैसे स्टार्ट हुआ था। ठीक, इसकी हिस्ट्री हम लोग जानते हैं कि किसने शुरुआत करी थी, कैसे स्टार्ट हुआ था। अब देखो, आपको एक बात तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। हाँ, नहीं पता तो आप जान लो कि आपको वर्ल्ड वार 2 कब हुआ था। अब ये पूछोगे वर्ल्ड वार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही है कि सभी देशों को शांतिपूर्वक रहने का मकसद बना दे, कि इसके तरीके से अगर कोई देश लड़ते उड़ते हैं तो उनका मामला सुलझा दे। ठीक, हम आप लड़ेंगे तो घर वाले जैसे मना देते हैं, तो इससे क्या होता है कि अगर दो देश लड़ रहे हैं तो उनको समझाने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए, उसी बॉडी का ये है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं वर्ल्ड वार की बात क्यों कर रहा हूं, वर्ल्ड वार सेकेंड कब हुआ था, 1939 टू 1945 तक। ठीक, जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तभी ये 1945 में यहां से निकल के आता है। जो लोग जीते थे वर्ल्ड वार, ब्रिटिश और यूएसए वाले लोगों ने वर्ल्ड वार को जीता था, तो उसके बाद ये बनवाया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चंस ये भी दिमाग में आते होंगे, क्या इससे पहले भी कोई ऑर्गेनाइजेशन थी? बिल्कुल थी। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हुआ था, कब से कब तक, 1914 से लेकर 1918 के बीच में जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी, तो उसके बाद 1919 में एक लीग नेशन बना था। ठीक, इंटरनेशनल लीग नेशन में क्या था कि सारे कंट्री, जो भी कंट्री यहाँ पे थे, वो सबने पार्टिसिपेट किया था, और ऐसा माना जाता था कि उसके बाद कोई सी वर्ल्ड वार नहीं होगी। बट जब हिटलर साहब आए तो हिटलर साहब को बोले थे कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, सबसे पहले मैं जो इंटरनेशनल लीग नेशन है इसको मैं तोड़ता हूं। इसको सबसे पहले उन्होंने ही तोड़ा था लीग नेशन को, उसके बाद वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत करी थी। तो आते हैं, अब हम जानते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को किस किसने इसकी स्थापना करने में मदद की थी, कब इसको मनाया जाता है, कब यूएनओ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं मेन बॉडीज ऑफ यूएनओ। ठीक, अब इसके कौन कौन से बॉडीज हैं उनके बारे में जानते हैं, कितने बॉडीज इसके अंदर आते हैं उनके बारे में जानते हैं। अभी इसके बारे में अबाउट में जानेंगे कि यूएनएस और भी क्वेश्चन, बट ये समझ लीजिए पहले कि इसके बॉडी के बारे में, कितने बॉडी हैं इसके। ठीक, अब देखो कि ये इंसान बहुत खुश है, क्योंकि यूएनए बन जाने के बाद इसको ऐसा लगता है कि अब कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होती है, वर्ल्ड वार होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है जनरल असेंबली। ठीक, जनरल असेंबली के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। देन क्या होता है सेक्रेटरी काउंसिल, देन होता है इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, जिसमें इकोनॉमिकल और सोशल रिलेशन बातें करती है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो देश किसी और देश के अंदर में रूल करता है या किसी देश के अंदर में कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, उसको ये संभालने का काम करता है। देन होता है सेक्रेटेरिएट, ये एग्जीक्यूटिव आर्म्स होता है किसका, जनरल असेंबली का। मतलब ले देकर जनरल असेंबली सबसे मेन है, इसके अंदर सारे लोग बैठते हैं। सेक्रेटरी काउंसिल के अंदर ये क्या होता है कि देश के सभी देशों का सेक्रेटरी वगैरह संभालता है। इसमें 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं, 10 चुने जाते हैं 2-2 सालों के लिए। लास्ट आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर मान लीजिए कि दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, तो दुनिया में सबसे बड़ा कोर्ट कौन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहाँ है, जज कितने होते हैं, कितने इनकी टर्म होती है, हम लोग जानेंगे आगे चल के। अब हम आते हैं अबाउट यूएनओ में। द यूनाइटेड नेशन इज अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। मैंने सबसे पहला लाइन आपको बताया था कि जो यूनाइटेड नेशन है ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, किस लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे। अब आता है इट वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। अब आपको मैंने बताया था कि वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 में ये बन के तैयार हुआ, और 24 अक्टूबर को हम लोग क्या बनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डे। ठीक, ये क्वेश्चन हुआ आपका डे एंड डेट में, जो भी आपका क्वेश्चंस आती है, कौन से दिन कौन सा चीज पड़ता है, तो उसके एतबार से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, इट वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर वर्ल्ड वार 2, ये भी मैंने बता दिया स्टार्टिंग में। अब क्या होता है, इसको बनाया किसने, मैंने बताया था अमेरिका और ब्रिटिश, दो लोगों ने मिलकर बनाया था। अमेरिका का प्रेसिडेंट
रूसवेल्ट ने इसको बनवाया था। इसके साथ साथ कौन थे? चर्चिल, जो लोगों ने इसका फॉर्मेशन शुरुआत इसकी करी थी। ठीक, दो चीजें हो गई। अब क्या था कि जब इसका फाउंडेशन रखा गया तो इसमें 51 मेंबर्स थे। ओरिजिनल मेंबर्स कितने थे? 51। मतलब कि जब इसको बनाया गया था 1945 में, उसमें उस टाइम इसमें कितने मेंबर थे? 51 मेंबर थे। और उसके बाद में अभी कितने हैं? 193 मेंबर कौन है? ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, और ये 51 में 51 मेंबर्स कौन था? तो ये पोलैंड था लास्ट इसके यहाँ का। और 193 आपका साउथ सूडान हो जाएगा, जो अभी नया नया कंट्री बन के निकला है। और चीजें जानते हैं, इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 193 और लास्ट कौन सा है? साउथ सूडान। ये भी द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन इज न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में क्या इसकी हेडक्वार्टर है? इसकी हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां पे है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक, अब आता है यूएन ऑल्सो ऑफिसेस इन, इनकी इसकी कुछ ब्रांचेस है, इसकी कुछ ऑफिसेस है। उसको हम लोग देखेंगे कहां पे? नैरोबी में, केन्या में। ये एक कैरेक्टर है मनीष, देखिएगा उसके अंदर ये कैरेक्टर आती है। अब आता है जेनेवा, बहुत महंगी सिटी है, ऐसा बोला जाता है दुनिया में। वन ऑफ द आप बोल सकते हैं वन ऑफ द सबसे महंगी सिटी ये जेनेवा भी आता है उसमें। और देन आता है ऑस्ट्रिया की वीना। वीना ऑस्ट्रिया की जगह है, वहां पे एक सिटी है, वो यहाँ पे आता है। सिटी क्या? उसकी कैपिटल ही है ऑस्ट्रिया की वीना। वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूएनओ, यूएनओ में क्या होता है कि वर्किंग लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर लीजिए तो 6 लैंग्वेज हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? अब एक चीज आप देखिएगा, बाकी चीजें तो जब इसका परमानेंट मेंबर हम लोग जब याद करेंगे, कौन कौन से इसके परमानेंट मेंबर आगे हम लोग देखेंगे, इससे आप लोग गेस कर लीजिएगा। अरबिक, ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या आता है? अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और क्या है? स्पेनिश। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक, वर्किंग लैंग्वेज बोल लीजिए या ऑफिशियल लैंग्वेज बोल लीजिए, इतने भाषाओं में वहां पे बातें चलती हैं। ये चीजें हो गई। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, जो होगा आपका जनरल असेंबली। जनरल असेंबली ये क्या आप बोल सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा पार्लियामेंट इसी को बोलते हैं। ठीक, टोटल मेंबर 193, जितने मेंबर इसमें हैं सबके सब इसके मेंबर होते हैं। इसका हेड कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अब्दुल्ला शाहिद एक जनरल असेंबली के हेड है। ये है कौन? है कौन भाई? ये अब्दुल्ला शाहिद, ये मालदीव्स के हैं। ठीक, मालदीव्स कहां पे है? इंडिया के साउथ में आता है। अब आता है वर्क ऑफ जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का काम क्या है? शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता तो। टू अपॉइंट न्यू मेंबर्स। न्यू मेंबर्स कहने का मतलब किसी इंसान को नहीं, यहाँ पे न्यू मेंबर्स का मतलब समझिएगा कंट्रीज। ठीक, कंट्रीज की बात हो रही है। फॉर द यूएन, जितने भी नए कंट्रीज में इसमें ऐड होते हैं, कोई भी ऐड होता है तो उनको ये अपॉइंट करते हैं। अब क्या होता है कि जनरल असेंबली को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। ये रही जनरल असेंबली की तस्वीर, देखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बड़ी सभा है। ठीक, अब इसमें क्या होता है? पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, इसको वर्ल्ड का पार्लियामेंट भी बोला जाता है, और टाउन मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड, और टाउन मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। और जनरल असेंबली तो बोला जाता है। कितने मेंबर होते हैं? 193। हेड कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। कहाँ के हैं वो? मालदीव्स के हैं। और देन क्या होता है? मालदीव्स की कैपिटल कहाँ पे है भाई? मेल। ठीक, मेल उसकी कैपिटल होती है मालदीव्स की। ये इतनी चीजें हो गई आपकी। अब आते हैं हम लोग सेक्रेटरी काउंसिल पे। सेक्रेटरी काउंसिल का काम क्या है, ये चीजें हम लोग जान लेते हैं। इट्स प्राइमरी ड्यूटी एस्टैब्लिश पीस इन द वर्ल्ड। ठीक, इसका काम क्या है कि पीस को एस्टैब्लिश करना होता है, कि शांति बनाए रखे रहिएगा। भले इसके जो परमानेंट मेंबर है वो आपको दुनिया में हर जगह लड़ते दिख जाएंगे, वो अलग बात है। ठीक, जो ये पीस की बात करते हैं, इनकी जितनी भी दुनिया में लड़ाई होती है उन सब में इनको पाइएगा। तो ये क्या ही कर सकते हैं, ऐसी चीजें होती रहती हैं। जो गरीबों के लिए लड़ता है वही अमीर बन जाता है। ठीक, वही बात यहाँ पे होगी। इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं। 5 इसके परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, जो कि 2 सालों के लिए चुना जाता है। 2 ईयर के लिए इनको सिलेक्ट किया जाता है। किसको? नॉन परमानेंट मेंबर को। इनको कौन सेलेक्ट करते हैं? जो जनरल असेंबली में जितने भी कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं उसके 2/3 मेंबर जो होते हैं, 2/3 में बोल रहा हूँ, उसी से इनकी इलेक्शन होती है और वहीं से ये बन के आते हैं। ईच कंट्री हैव 1 रिप्रेजेंटेटिव एंड हैव 1 वोट। और जब भी जो जनरल असेंबली में होते हैं सारे कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और उन सबकी वोट कितनी होती है? एक होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में होता है। ठीक, और सेक्रेटरी काउंसिल की भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। 10 नॉन परमानेंट इलेक्टेड फॉर 2 ईयर्स। ये तो मैंने बता ही दिया था कि 2 सालों के लिए नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं। इसमें इंडिया भी रह चुका है बहुत बार, शायद अभी भी है। अब आते हैं परमानेंट मेंबर कौन कौन से भाई? परमानेंट मेंबर आप देख लीजिए, ये सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। कौन से? जो वर्ल्ड वार में एक ही साइड में ये सब कोई लड़ रहा था।
फ्रांस, रसिया, सबको वर्ल्ड वार सेकंड में पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था, वन में भी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। यूनाइटेड किंगडम, ये तो तीनों आपको मिले जुले सरकार दिख रहे हैं। चाइना एक अलग से आ गया, इसका भी अलग योगदान होता है। और ये रहा यूएसए। अब इनको बोलते हैं, ये लोग किसकी बात करते हैं? पीस की बात करते हैं, ठीक। ये लोग किसकी बात करते हैं? पीस की, शांति की बात करते हैं, ठीक। मेरा फेस ऐसा हो जाता है जब ये लोग शांति की बात करते हैं, ठीक। सबसे ज्यादा किसी दूसरे कंट्री पे जुल्म करने वाला कंट्री कौन है भाई? यूनाइटेड किंगडम। आई बात समझ में? अभी जितनी भी लड़ाइयां होती हैं यूरोप या एशिया में, उनमें सबसे ज्यादा हाथ किसका होता है? इन दोनों का, ठीक। और इसकी तो बात ही करना बेकार है, क्या इसका सिनारियो रहता है। और ये रहा फ्रांस, जो कि पीस की बात करता है हमेशा। अब इसकी कंट्री में जो भी आप देखिएगा अलग अलग किस्म के न्यूज़ आपको मिलेंगे कि छोटा मोटा दंगा भड़काना, और दोनों वर्ल्ड वार में, वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड में इसका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। ये लोग शांति की बात करते हैं, शांति की बात नहीं, ये डराने की काम करते हैं, ठीक। ये रहा, दे हैव वेटो पावर्स इन द डिसीजन मेकिंग। अब क्या होता है कि अगर कोई भी डिसीजन बनता है किसी कंट्री को लेकर, चाहे कुछ भी कर तो इनके पास वेटो पावर होता है। वेटो पावर कहने का मतलब कि इसमें पांचों में से एक इंसान किसी चीज को मना कर देगा तो सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। अगर चारों एक साइड रहे और पांचवा दूसरे के साइड हो जाएगा तो अलग चीजें होती है। एक बार सुनने में आया था, जो कश्मीर की स्टोरी है, कश्मीर में क्या था कि ये जो 1 2 3 4 ये लोग बातें कर रहे थे कि ये जो है कश्मीर, इंडिया का साइड, इसको बातें की जा रही थी कि इंडिया की तरफ से वोट दिया था, बट जो चाइना था इसने मना कर दिया था, ठीक। तो इस तरीके से कश्मीर का डिस्ट्रीब्यूट भी चलता है, डिस्प्यूट जो अभी चलता है इसी तरीके से है कि एक इनके पास वेटो पावर है, तो अपने पावर का ये लोग गलत इस्तेमाल भी अच्छे से करते हैं। देना था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका काम क्या है भाई? इकोनॉमिक एंड सोशल वर्ड सुन लिया तो इकोनॉमिक एंड सोशल मतलब के भलाई का काम करने को बातें करते हैं ये लोग। ऑल्सो नोन एज इकोसॉक, जो शॉर्ट फॉर्म है इसका, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल का। द इकोसॉक रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क रिलेटेड, जो भी इससे रिलेटेड जो भी काम होती है वो उसके ये लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें मेंबर कितने होते हैं? 56 कंट्रीज इसके मेंबर होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जितनी भी इसकी एजेंसी है ना यूएनए का, उसमें इस लोग डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। 54 कंट्रीज। हेडक्वार्टर इसका भी न्यूयॉर्क में है। अब आते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बताया था ट्रस्टीशिप के बारे में। इसमें क्या होता है कि अगर कोई कंट्री है, किसी कंट्री के अंदर में रूल हो रही है या वहां का गवर्नमेंट बहुत बेकार है, तो उनको मदद करने का काम पहुंचाता है कौन? ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब आते हैं सेक्रेटेरिएट। ये क्या होता है कि यूएन का एग्जीक्यूटिव आर्म्स है। अगर यूएन जो भी काम बनाती है उसको काम कराने में कौन मदद करता है? एग्जीक्यूटिव आर्म्स मदद करता है। इट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल हु इज द चीफ इन द ऑफिसर ऑफ यूएनओ। यूएनओ का जो चीफ ऑफिसर होता है वही इसको लीड करता है, वही इसको हेड करता है। सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेक्रेटरी काउंसिल। जो सेक्रेटरिएट का जो हेड होता है, तो मान लो जनरल असेंबली का जो हेड होता है वो किसके कहने पे आता है? जनरल असेंबली के वोट पे आता है और सेक्रेटरी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे आता है। अब आई यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है भाई? बहुत शांति वाले जगह में है। मैं आपको कुछ एजेंसियों का नाम भी बता दूंगा, वही मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक। अब क्या है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अब क्या होता है कि जो भी दो देशों की डिस्प्यूट है यहाँ पे सॉल्व होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में जिसमें आप अपीयर होने वाले उसमें भी पूछ सकता है। नीदरलैंड में ये है, जगह का नाम है द हैग। बहुत शांति वाली जगह मानी जाती है द हैग, वहीं पे ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक। जो कि इंडस रिवर की डिस्प्यूट जो थी पानी को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यहीं पे सॉल्व हुई थी, ठीक। इसमें जज कितने होते हैं? जो नेदरलैंड अभी है इसका ओल्ड नेम क्या था? हॉलैंड, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ 15 जज इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली अंडर सेक्रेटरी काउंसिल। इसमें 15 जज बैठते हैं, ठीक। कितने जजों की बेंच होती है? 15 जजों की बेंच होती है। उनकी टर्म कितनी होती है? 9 साल की होती है। इंडिया से भी लगभग 4-5 लोग इसके जज बन चुके हैं अभी तक, ठीक। ये रही यहाँ तक की बात। अब इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट हमें जो भी एजेंसी जो है इनके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। 10 के करीब हम लोग एजेंसियां जान लेते हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उससे पहले कि 1-2 चीज आप इंपॉर्टेंट जान लीजिए यूएन के बारे में। एक सेकेंड, मैं बैकग्राउंड को चेंज कर लूं। सेक्रेटरी जनरल कौन है?
सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ की मैं बात कर रहा हूं, ये कौन है? एंटोनियो गैटेर्स, एंटिनो गैटेर्स। ये कहां के हैं? ये है पुर्तगाल के। अब इनके डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है? अमीना जे मोहम्मद। ये कहाँ की हैं? ये नाइजेरिया की हैं, जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड ये काम करती हैं। अमीना जे मोहम्मद ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं किसकी? यूएन की। और जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। ठीक, और ये लोग यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं और एक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है कहाँ की? यूएनओ की। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ इससे रिलेटेड। जो एजेंसी इनकी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम लोग जो एजेंसी होगी उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। कुछ एजेंसी हम लोग देख लेते हैं। एक है कि आप लिखते चलिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट हम लोग लिखते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम में। रोम कहाँ की कैपिटल है? इटली की कैपिटल है। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1946 में। ये काफ़ी मोटा हो रहा है, मैं इसको पतला करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, अब हो गया। पहला हो गया फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब एक और चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। ये बम बनाने का काम करता है। एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वीना। वीना मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका हेडक्वार्टर वीना में भी है। ये एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1957 में। दो चीजें हो गई। तीसरा हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी लेबर से रिलेटेड होगी, कुछ टिक लगाइएगा। इसमें जेनेवा होगा, मतलब कि जो भी लेबर की बात करेगा उसमें जेनेवा कैपिटल होगा। इसका होगा 1919 में। ठीक, जब इंटरनेशनल लीग ऑफ यूनियन बना था उसी टाइम ये भी बना था। अब एक और देखते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो पैसे से रिलेटेड बात करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब कि जो फंड वगैरह प्रोवाइड करते हैं गरीब देशों को, चाहे उनका कोई काम भी होता है तो उनको ये लोग फंड देते हैं। इसका कैपिटल क्या होगा? वाशिंगटन डीसी। कहाँ की कैपिटल है? अमेरिका की, वाशिंगटन डीसी। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945 में, वाशिंगटन डीसी। अब एक और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कब लाया गया था? 1945 में। ओके, एक सेकेंड। जो पैसे से रिलेटेड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक है, दोनों के दोनों वाशिंगटन डीसी में सेम है और दोनों के दोनों 1945 में ही एस्टेब्लिश किए गए हैं। एक और मैं इंपॉर्टेंट ही देख रहा हूं, आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहां पे है? जेनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आपका ये
जेनेवा में है, 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ये हो गए आपके। अब क्या किया जाए, आपका काम ये है कि आप लोगों को इसमें चीज़ें देखनी होंगी, ठीक, कौन सी, कि इसके हेड कौन है, क्योंकि अभी मैं लिखवा रहा हूँ, आप कब देख रहे हो हमें पता नहीं चल पाएगा कि आप वीडियो को कब देख रहे हो। तो इसमें क्या करना है आपको कि इसके जितने भी हेड होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, सेक्रेटरी होंगे, उनका ध्यान रखना है, उनको लेकर आना है, उनको ढूंढ कर लाना है। ये फर्स्ट मैंने लिखा, ठीक। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ पे है, वीना में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में है। देन आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे, जेनेवा में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और लिख भी लीजिएगा, ड्रग्स से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। एक ऊपर मैं लिख देता हूं, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसका भी कहां पे है, वीना में है। ये 1997 में एस्टैब्लिश किया गया था, क्योंकि 1997 से पहले में लोग नशा थोड़ा सा कम कर देते। अब क्या होता है कि इससे ज़्यादा जानने के लिए आप क्या कीजिएगा, वर्ल्ड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साइट पे जाइएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं कि आपने होप इसको नोट कर लिया होगा, तो हम लोग चलते हैं अपने जगह पे, और यहाँ पे आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन खत्म होता है। अब इसमें बहुत चीजें आप उसको जानिएगा तो उसके साइट पे जाकर, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए वीडियो के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।